गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि नाजिज्म क्या है, ये आइडियोलॉजी, ये थिंकिंग कहाँ से आई और ये हिटलर कौन है और इसका हिटलर से क्या कनेक्शन है। इस नाजिज्म आइडियोलॉजी जो है, ये थ्योरी जो है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इससे पहले जो चैप्टर सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है रशियन रेवोल्यूशन का, वहाँ पे हमने देखा था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट से स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ वो 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में समाप्त होता है, ख़त्म होता है। ये कुल 4 सालों तक चला है, 4 ईयर का वॉर है ये। इसमें 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं। एक तरफ है सेंट्रल पावर जिसमें है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, और दूसरी तरफ अलायंस पावर है जिसमें रशिया था, बाद में यूएसए इसको ज्वाइन करता है। तो हमने सेकंड चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था कि जर्मन सेना ने रशियन सेना को हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। लेकिन 1917 में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूएसए ने इस वर्ल्ड वार को ज्वाइन किया तो सेंट्रल पावर यानी जर्मनी की हार हो जाती है। जर्मनी वॉज डिफीटेड बाय द अलायंस पावर और एलाइड पावर। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय जर्मनी में जो किंग था वो था केसर विलियम सेकंड। केसर विलियम सेकंड जो कि वहाँ का किंग था, एम्परर था जर्मनी का, वो अपनी जान बचाने के लिए जर्मनी का जो एक नेबरिंग कंट्री है वो है हॉलैंड, तो हॉलैंड चला जाता है, वो भाग जाता है फॉर सेविंग हिज लाइफ, अपनी जान को बचाने के लिए। ये है नवंबर 10, 1918, 10 नवंबर 1918 की बात है ये। तो इस तरह से वर्ल्ड वार फर्स्ट में सेंट्रल पावर यानी जर्मनी की हार हो जाती है। वहाँ का जो किंग है केसर विलियम सेकेंड हॉलैंड चला जाता है, भाग जाता है अपने सेव करने के लिए अपनी लाइफ को। और फिर जर्मनी में ही कुछ जो किंग के मिनिस्टर्स थे, जो किंग केसर विलियम सेकंड के सपोर्टर्स थे वो, और कुछ और लोग मिलके वेमर नाम का एक जगह है वहाँ पे एक मीटिंग करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब ये कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री होगी जहाँ पे हम एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से एक गवर्नमेंट का इलेक्शन करेंगे और अपने लीडर को चुनेंगे। लेकिन जो इलेक्शन होता है उसमें किसी भी पार्टी को या ग्रुप को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, इसलिए एक कोएलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, यानी कई सारी छोटी छोटी पार्टीज मिलके इस वेमर रिपब्लिक को बनाती हैं। इस वेमर रिपब्लिक में ऐसे भी लोग हैं जो केसर विलियम के मिनिस्टर्स थे, उसके मंत्री थे, उसके सपोर्टर्स थे। तो ये जो रिपब्लिक बन रहा है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, इसी को वेमर रिपब्लिक कहा गया। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मन सेना पहले जीत रही थी जैसा कि हमें पता है, लेकिन उसके बाद 1917 में जब यूएसए वर्ल्ड वार फर्स्ट को ज्वाइन करता है तो जर्मन सेना यानी सेंट्रल पावर हार जाती है। इसके साथ ही साथ एब्डिक्शन ऑफ द जर्मन एम्परर एंड सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल असेंबली। तो जर्मन जो किंग था, जैसा मैंने बताया केसर विलियम सेकंड, वो अपने जो उसका प्लेस है, उसकी पावर है, वहाँ से वो हट जाता है, कंट्री छोड़ के चला जाता है हॉलैंड, और एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हो जाता है। यही नेशनल असेंबली अब इस कंट्री को रूल करेगी, रन करेगी, जिसे हम वेमर रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। और ये एक इलेक्शन कराता है यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। यहाँ की मैन वुमेन्स में कोई डिफरेंस नहीं है, हर किसी को जो कि एडल्ट है उसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। लेकिन ये जो वेमर रिपब्लिक का फॉर्मेशन हुआ है, मैंने बताया कि इसमें कुछ ग्रुप हैं जो कि किंग को अभी भी लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर किंग होता या किंग के हाथों में फिर से पावर आ जाए तो ही कैन रूल और रन अ कंट्री इन अ बेटर वे। तो फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक इन जर्मनी कुड नॉट इन्फ्लुएंस जर्मन्स। इसका मतलब ये है कि जो जर्मन सिटीज़न है, जर्मनी के लोग हैं, वो इस रिपब्लिक से, जो वेमर रिपब्लिक है, इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है, ना ही उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। उनको लगता है कि
जो किंग था या एक ऐसी पावर या डिक्टेटरशिप जैसी ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट विल बी बेटर देन द दिस रिपब्लिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट। इसके साथ ही ये जो वेमर रिपब्लिक है उसको एक ट्रीटी करनी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो जर्मन लोगों ने क्या किया कि दे ब्लेम्ड फॉर द जर्मन ह्यूमिलिएशन बाय एक्सेप्टिंग जर्मन डिफीट एंड साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। जर्मन लोगों का ये मानना था कि ये जो लोग इस गवर्नमेंट वेमर रिपब्लिक के पार्ट हैं, इन्होंने ही ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस पे साइन किया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी जर्मन्स के लिए, जो उनके प्राइड को, उनके आत्मसम्मान को, उससे उन्हें ठेस पहुंचाता है, जिसके लिए वो इस असेंबली के, इस वेमर रिपब्लिक के जो पार्ट हैं उनको इसके दोषी मानते हैं, उनको ब्लेम करते हैं और उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स भी बोलते हैं, क्योंकि नवंबर मंथ में ही ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस होती है। तो इस तरह से जो वेमर रिपब्लिक बना है ये एक वीक रिपब्लिक है, इसका कॉमन पीपल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। साथ ही साथ इस रिपब्लिक के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किंग के आज भी सपोर्टर हैं, वो चाहते हैं कि किंग का रूल आ जाए या ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट बन जाए। और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो कि काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग है, जिससे जर्मन लोगों के प्राइड को काफ़ी नुकसान या धक्का पहुंचा है, तो जर्मन इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसको स्वीकार नहीं करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वाज डिजाइन्ड बाय द एलाइंड पावर टू क्रिपल द जर्मनी मिलिट्री, इकोनॉमिकली एंड टेरिटोरियली। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस बनाया गया था ये बेसिकली एक ट्रीटी या संधि या समझौता नहीं था, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ वॉर पेनाल्टी जो जर्मन के ऊपर लगाए गए थे वो थे। ये इसलिए बनाया गया था, इसको अलायंस पावर ने बनाया था जिससे कि जर्मनी को वीक किया जा सके, कमज़ोर किया जा सके, मिलिट्री पावर, उसकी इकोनॉमिक पावर और उसकी टेरिटरी, इन तीनों क्षेत्रों में उसको कमज़ोर बनाया जा सके, क्रिपल्ड किया जा सके। इसके लिए इस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को डिज़ाइन किया गया था, इसको बनाया गया था और उसके ऊपर इम्पोज किया गया था। जर्मनी के पास इस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कॉमन मैन जो है, वहाँ का सिटीजन जो है, वो इससे खुश नहीं था। दे वॉज नॉट हैप्पी कि वेमर रिपब्लिक या इसके जो लोग हैं, इन्होंने इस तरह की ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी को क्यों एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम ये देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, बातें जो हैं जर्मनी को इसकी वजह से माननी पड़ेंगी और इसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट जर्मनी पे आएगा। तब तक के लिए आप इस बुक को पढ़िए, रीडिंग करिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।